जो पहला चैप्टर है इस बुक का वो कहता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस चीज की बात कर रहा है? पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो डेवलप हुआ है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हम क्या देखते हैं कि 1608 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज इंडिया में आते हैं और ये देखा जाता है कि 1765 में इन्हें मिलता है दीवानी। दीवानी क्या है? यह है रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स। ये किस एरिया का दीवानी इनको मिलता है? ये मिलता है बंगाल। और ये बंगाल प्रोविंस क्या था उस टाइम पे? इसमें 3 स्टेट आज के हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये जो पूरा तीनों स्टेट है ना, ये एक प्रोविंस में आता था और इस प्रोविंस का इन्हें दीवानी राइट मिल जाता है। दीवानी कहने का मतलब रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स। अच्छा, ये क्यों मिलता है इनको? तो जिस संदर्भ में मिलता है 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी और इसके बाद होता है प्लासी प्लंडर, एक समझौता जहां पे ये कहता है कि मीर जाफर जो है, अब यहाँ पे मीर जाफर आ जाता है। इससे पहले सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को बनाया जाता है। मीर जाफर पैसे नहीं दे पाता है, इसको हटा करके मीर कासिम को बनाया जाता है नवाब, नवाब ऑफ बंगाल। ये सब बंगाल में बात चल रहा है, ठीक है। अब मीर कासिम क्या करता है? वो यूनाइट करता है। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब है, वो नवाब ऑफ अवध जो है और सेंट्रल मुगल एम्पायर, इन तीनों के साथ कंबाइन एक असॉल्ट करता है। किसके अगेंस्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। और यहाँ पे मुगल एम्पायर कौन है? यह है शाह आलम टू, ठीक है। ये सब मिलकर अटैक करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। इसलिए जीत जाता है क्योंकि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे कर्नाटिक रीजन में फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश चल रहा था और यहाँ पे कर्नाटिक रीजन में इंग्लिश की मदद करने के लिए क्राउन अपना आर्मी भेज देता है, ब्रिटिश आर्मी भेज देता है उसी दौरान। और उसी जब यहाँ पे क्राउन का फोर्सेज ऑलरेडी यहाँ पे होता है, स्टेशन होता है, उसी टाइम पे बंगाल में वार हो जाता है। तो ये जो फोर्सेज आई थी फ्रेंच से लड़ने के लिए, इन सारे फोर्सेज को यहाँ भेज दिया जाता है। और तब एक्चुअल में ये जो मीर कासिम अवध का जो नवाब है उसका, सुजाउद्दौला और जो शाह आलम टू, इन तीनों का जो कंबाइंड फोर्स है, इसको ब्रिटिश आर्मी हरा देती है। तो जो फाइट होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ना होकर के ब्रिटिश आर्मी से होता है, इसलिए हार जाते हैं। पर्सपेक्टिव बताने का ये है कि बैटल ऑफ प्लासी होता है हमारा 1757 में और 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और यही 1765 में होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें शाह आलम टू ये कहता है कि ठीक है, आपको बंगाल रीजन का दीवानी दिया जाता है, मतलब आज से आप यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ये है पर्सपेक्टिव, ओके। अब ये देखा जाता है कि 1857 में सिपा म्यूटिनी होता है, हम उसे कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे हम समझेंगे कि वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों नहीं था, पर वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। पर ये समझो कि ये सिपा म्यूटिनी था, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह कर देता है क्योंकि आर्मी में उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है, उनके रैंक्स नहीं बढ़ाई जाते हैं, सूबेदार से ज्यादा ऊपर बन नहीं सकते थे, और भी बहुत सारा उनको कास्ट बैरियर्स थे, कास्ट को वायलेट किया जाता था जानबूझ के। इमीडिएट रीजन ये था कि ग्रीस कार्ट्रिज का इस्तेमाल होता था, जो इनफील्ड राइफल बना था ना, उसमें ग्रीस कार्ट्रिज का इस्तेमाल होता था और ये माना गया कि ग्रीस में काऊ और पिग का मीट है और उसी मीट से वो ग्रीस बनाया गया है, ठीक है। जब सिपा म्यूटिनी हो जाता है तो ब्रिटिश क्राउन जो है वो सारा ठिकरा किस पे फोड़ता है? ईस्ट इंडिया कंपनी पे। वो कहता है सारा गलती ईस्ट इंडिया कंपनी का है और आज से हम राज करेंगे, आज से इंडिया जो है वो ब्रिटिश के सीधा धरोहर होगा। इसीलिए जो रूल है ब्रिटिश रूल, उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। ब्रिटिश रूल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कंपनी रूल। कंपनी रूल कब तक है? 1858 तक। और दूसरा है क्राउन रूल। क्राउन मतलब अब ब्रिटिश का जो राजा है वो रूल करेगा यहाँ। और क्राउन रूल 1858 से लेकर के 1947 तक चलता है, जब तक कि इंडिया इंडिपेंडेंस ना हो जाए। और ये 1773 इसलिए बोला गया है क्योंकि 1773 में पहली एक्ट लाई जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट। और ये क्यों लाई जाती है उसे बाद में समझेंगे, क्योंकि
ब्रिटिश के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन चल रहा है क्या, कि अमेरिका में इनको पता चलने लगा है ब्रिटिश को कि अमेरिका अब हमारे हाथ से निकल जाएगा। 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो इनको समझ में आने लगता है कि अमेरिका हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अमेरिका के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी वो थी इंडिया। तो उन्होंने कहा कि इंडिया पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आज जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन कर रही है, कल को ऐसा हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम ब्रिटिश से नाता तोड़ ले और बोले कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिया से, इंडिया का जो भी कारभार है हम संभालेंगे, आपसे हमको कोई मतलब नहीं है। कल को ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा ना कहना शुरू कर दें। इसलिए ये लोग रेगुलेटिंग एक्ट ला करके कहते हैं कि ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्य को हम ओवर वॉच करेंगे, देखेंगे कैसे काम कर रही है वो। तो ओवरऑल जो डिवीजन है, पहला है कंपनी रूल, वो चलता है 1773 से 1858 में, जहां कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो देख रेख करेंगे इंडियन टेरिटरी को। एडमिनिस्ट्रेशन भी यही देखेंगे, पॉलिटिकल भी यही देखेंगे, रूल्स भी यही बनाएंगे, लागू भी यही करेंगे, शासन भी यही चलाएंगे। बाद में आता है क्राउन रूल, जहां पे वायसराय इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं ब्रिटिश क्राउन का, और कहते हैं कि आज से ब्रिटिश क्राउन शासन कर रहा है 1858 के बाद। कोई मेजर चेंजेस नहीं होता, पर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस इंप्लीमेंट होता है, जिसे हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहला एक्ट आता है वो है 1773 में, और इसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट बातें। पहला ये है कि ये पहला स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश क्राउन ने लिया था। क्यों लिया था? ताकि वो ईआईसी, जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंडिया में काम कर रही है, उसके सारे जो कार्यकाल है, जो भी है उसका काम जो कर रही है, उसको ओवरवॉच करे, उसका देख रेख कर सके। इसमें इन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, वो ईयरली बेसिस पर हमें रिपोर्ट देंगे कि उनका सिविल में कैसा चल रहा है, मिलिट्री में कैसा चल रहा है, इकोनॉमी में कैसा चल रहा है, रेवेन्यू मैटर्स में क्या कितना कलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सारे का रिपोर्ट हमें देंगे वो। उसका दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिफाइन किया। पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन। इस दोनों को बाइफर्केट किया और कहा कि दोनों कंपनी ये दोनों काम कर रही है, तो इसको दोनों को अलग अलग रिपोर्ट्स हमें भेजना पड़ेगा। उसका तीसरा इन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज फाउंडेशन लाया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लाने की शुरुआत करी। ये कैसे करा इन्होंने? यहां पे बैठा हुआ है बंगाल, यहां है आपका मद्रास, और यहां है आपका बॉम्बे। तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, पहले इंडिपेंडेंट थे, पहले तीनों इंडिपेंडेंट थे। अब बॉम्बे जो है ऑन पेपर और मद्रास ऑन पेपर बंगाल को रिपोर्ट करेगा, और जो बंगाल वाला गवर्नर था उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल, अब ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब ये इन दोनों का मुखिया हो गया, और सिर्फ ये रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। ये चल रहा है। अब समझो क्या हो रहा है ओवरऑल। पहला फीचर इसका ये है कि जो अभी तक गवर्नर ऑफ बंगाल था, वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसके सबऑर्डिनेट्स कौन हो गए? इसके सबऑर्डिनेट्स हो गए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। इसके जो गवर्नर्स थे अब ऑन पेपर इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करेंगे। पहला ये हो गया। उसके बाद इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना, इसको एक काउंसिल बनाई गई। काउंसिल कैसा हुआ? काउंसिल में 4 मेंबर्स होंगे, और ये काउंसिल करेगा क्या? ये इसके डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। अब काउंसिल भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है, हम समझेंगे उसके अंदर बहुत सारा माल प्रैक्टिस आ जाता है, हम समझेंगे उसे। तो फीचर्स के तौर पे पहला क्या था? पहला था कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है, बंगाल का जो गवर्नर है वो, और उसको एक 4 मेंबर का काउंसिल दिया जाता है जो उसके डिसीजन टेकिंग में मदद करेगा, एडवाइस करेगा। उसके बाद जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है, इनको सबऑर्डिनेट स्टेटस दिया गया। इनको कहा गया कि आप रिपोर्ट करेंगे बंगाल को, और बंगाल रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है। उसके बाद इसी एक्ट में एक लाया गया प्रावधान कि यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा कैलकाटा में। कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, और ये बना भी 1774 में। 1773 में एक्ट आया और 1774 में ये बन गया। अब इसमें एक बना चीफ जस्टिस और 2 अदर जजेस बने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम लिख लेते हैं कि 3 अदर जज बनते हैं और एक चीफ जस्टिस बनता है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि सबसे पहला चीफ जस्टिस इस कोर्ट में कौन था, उसका नाम हमें कमेंट करके हम बताएं आप।
एनीवे तो सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में 1774 में, और इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। इसके अलावा क्या किया, इससे पहले हो क्या रहा था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो घूस लेते थे आम लोगों से, ब्राइब लेते थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे। प्राइवेट ट्रेड का मतलब क्या वो समझो। कंपनी को कहा गया है कि कंपनी फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल से, ठीक है। तो कंपनी फ्री ट्रेड के नाम पर बहुत सारा मटेरियल्स बाहर भेज सकती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब मान लो एक ए नाम का आदमी है, वो अगर 500 टन जा रहा है ना, 500 टन जा रहा है ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो पर्सनल कैपेसिटी में 50 टन बेचेगा भेजेगा ये, और ये भी ड्यूटी फ्री टैक्स हो जाएगा। और इसको भेज करके इसमें पैसे जो प्रॉफिट होगा वो ये कमा लेगा, ये जो आदमी है वो। और ये कौन है, ये है कंपनी ऑफिशियल्स। तो जो वहां पे बैठी क्राउन है, उसने सोचा कि ये जो एक्ट है इससे रोकना पड़ेगा, ब्राइबरी को रोकना पड़ेगा। तो उसने क्या क्या कंट्रोल किया, ब्राइब्स को कंट्रोल किया, प्राइवेट ट्रेड को कंट्रोल कर लिया, बोला प्राइवेट ट्रेड करना मना है, ब्राइब लेना मना है, गिफ्ट्स लेना मना है। कंपनी ऑफिशियल्स के अल्टीमेटली जो लोकल एफिलिएशन है ना, उसे कम करना है। जो कंपनी जहां बैठी हुई है, कंपनी के ऑफिशियल्स जो बैठे हुए हैं, वो लोकल लोगों से जो पैसा लेकर के उनका माल खरीद लेते हैं, और कंपनी में का जो टैक्स फ्री जाता है उसके साथ साथ खुद का भी टैक्स फ्री भेज देते हैं, उस पर कटौती करने के लिए ये रूल लाया गया। उसके बाद क्या किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, ब्रिटिश क्राउन को या पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट को सबमिट करेंगे और वो फाइनली ब्रिटिश क्राउन तक जाएगा। ये रिपोर्ट में क्या होगा, इस रिपोर्ट में इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में होगा, पैसे कितने कमा रहे हो, रेवेन्यू कितना कलेक्ट कर रहे हो, सिविल के बारे में आपके पास पुलिस कितनी, फोर्सेस कितनी है, कितना रिक्रूट कर रहे हो, सैलरी कितना दे रहे हो। उसके बाद उसमें मिलिट्री अफेयर्स में आपके पास कितने गन्स हैं, क्या है मिलिट्री, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, कितने लोग प्रेजेंट है वहां पे, ये सारा डेटा इनको देना पड़ रहा है। सीओडी को किसको देना पड़ रहा है, ब्रिटिश क्राउन को पहुंचाना पड़ रहा है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ब्रिटिश क्राउन इन पर आंख लगा के बैठा हुआ है कि आप काम कैसे कर रहे हो। तो इस रूल में पहला क्या हुआ, पहला हुआ कि अभी तक जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों बनाया गया, क्योंकि इसे हेड बना दिया गया, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट बना दिया गया और उसको भेज दिया गया। ये जब जीजी बना, गवर्नर जनरल बना, तो इसको एक काउंसिल दिया गया 4 लोगों का, जो इसके डिसीजन टेकिंग में इसकी मदद करेगा। ये पहला था। दूसरा क्या था कि एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा कलकत्ता में, और सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस जाएंगे। अब इस चीफ जस्टिस का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तीसरा इंप्लीमेंट क्या हुआ कि प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया, प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया। जो ब्राइब्स लेते थे लोकल लोगों से जो घूस लेते थे उसको बंद कर दिया, और ऐसा जो पकड़ा जाएगा उसको सजा मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद चौथा क्या कर दिया, चौथा किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं लंदन में, अब वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे ब्रिटिश क्राउन को, और उसमें ये बताएंगे इनका रेवेन्यू कलेक्शन कैसा चल रहा है, इनका मिलिट्री कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, इसके बारे में एक रिपोर्ट देंगे। ओवरऑल ब्रिटिश क्राउन अब आंख लगा के बैठा हुआ है कि कैसे काम कर रहे हो आप इंडिया में, उसके ऊपर। ठीक है। अब इसमें कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट बन जाता है बहुत ज्यादा पावरफुल, वो हर छोटी छोटी चीज में हस्तक्षेप करने लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कट करने के लिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें एक अमेंडमेंट किया जाता है 1781 में। 1773 में एक्ट आती है, ये एक्ट 81 तक चलता है, 81 में इसमें अमेंडमेंट होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस अमेंडमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम कर देते हैं। हम क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज से गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के अफेयर्स को डील नहीं करेगा। गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल मेंबर्स जो हैं, अगर वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम कर रहे हैं तो उनके ऑफिशियल एक्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं आ सकता, वो सुप्रीम कोर्ट के पर्व्यू से बाहर है। उसके बाद क्या कहा गया कि जो कंपनी सर्वेंट्स या ऑफिशियल्स हैं, ये भी अगर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ करते हैं तो इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। मतलब कि अगर इन्होंने प्राइवेट ट्रेड किया तो ये इनका पर्सनल कैपेसिटी है, तब इन पर केस चल सकता है। अगर इन्होंने घूस लिया तब केस चल सकता है। लेकिन अगर ये अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करेंगे तो इनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, पर अगर अपने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ काम करेंगे तो इन पर केस चल सकता है। जैसे प्राइवेट ट्रेड करेंगे, घूस ले लेंगे, तो इनके ऊपर केस चलेगा। ये 2 बातें क्लियर हुई। उसके बाद क्या अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंगाल के जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं उन सबके ऊपर उनका कानून लागू होगा। न सिर्फ लागू होगा, उनको बोला गया पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंस।
पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हिंदू आएगा और वो केस करेगा तो उसको हिंदू एक्ट के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा या भी उसको न्याय मिलेगा, और कोई मोहम्मदन आएगा तो उसे मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलेगा या न्याय मिलेगा। तो पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट का मतलब ये हुआ कि कोई अपना अगर जो कहते हैं शरीयत कानून या जो भी इनका है मुसलमानों का या हमारा जो कानून है विवाह का हो गया, ये सब मैटर्स को लेकर अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हमारे कानून के हिसाब से उनको हमें जस्टिस देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, एक और चीज है, अब सुप्रीम कोर्ट को और कैसे कमजोर किया वो देखो। पहले अगर प्रोविंशियल कोर्ट्स थे और प्रोविंशियल कोर्ट से कोई अपील, जैसे प्रोविंशियल कोर्ट क्या था, वो जो प्रोविंस लेवल पे कोर्ट्स थे, और सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर का लेवल का कोर्ट है। तो प्रोविंशियल कोर्ट से पहले जो अपील किया जाता था वो सीधा जाता था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब कहा गया कि नहीं, तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, तुम जाओगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। तुम गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास जाओगे और अपना अपील वहां रखना है तुम्हें आज से। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। उसके अलावा क्या बोला कि जो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ना, इसको पावर दे दिया गया कि आप रेगुलेशंस बना सकते हो। रेगुलेशंस किसके लिए बना सकते हो? प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए। तो सोचो क्या क्या राइट्स हटा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट जो रेगुलेशंस है उस पर ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वो उससे ऊपर हो गया। तो पहला गवर्नर जनरल काउंसिल को ऊपर कर दिया, कंपनी सर्वेंट्स को ऊपर कर दिया पर्सनल कैपेसिटी, प्रोफेशनल कैपेसिटी में। मतलब अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नर जनरल या उसके काउंसिल का कोई मेंबर कोई डिसीजन लेता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। वैसे अगर कंपनी सर्वेंट कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई डिसीजन लेता है, कोई काम करता है, तो उस पर कोई केस नहीं दर्ज हो सकता। अगर देखा जाए तो जो अपील्स से पहले वो प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल से सीधा जाता था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब वो हटा दिया गया। अब वो सीधा पहुंचेगा गवर्नर जनरल उसके काउंसिल के पास। साथ साथ गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को यह भी बोला गया कि आप आज से रेगुलेशंस बना सकते हो, किसके लिए? प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए। तो अल्टीमेटली देखा गया कि जीजीआईसी जो है गवर्नर जनरल काउंसिल है, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ाया गया और सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंस घटाया गया, ताकि सुप्रीम कोर्ट हर चीज में हस्तक्षेप करना बंद कर दे, अपने आप को ऑल द पावरफुल ना समझे। अब इसके बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। और देखा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट एक फ्रेमवर्क देता है कि आने वाले टाइम में इंडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, लंदन में बैठ के। तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, विलियम पिट वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्हीं के नाम पे आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये आता है कब? 1784। ठीक है, अच्छा ये क्यों आ रहा है वो समझते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक रिपोर्ट देते थे पार्लियामेंट, ठीक है, एक रिपोर्ट देते थे पार्लियामेंट को, लेकिन इस रिपोर्ट में ये लोग गलत बातें लिखते थे। मतलब दिखाते थे कंपनी को नुकसान हो रहा है, कंपनी यहाँ खर्च कर रहा है, वहां खर्च कर रहा है, मतलब करप्शन चल रहा है CO2 से। सीओडी जो है बहुत सारा करप्शन कर रहा है और एक गलत रिपोर्ट दे रहा है पार्लियामेंट को, पर कोई क्लियर ओवरसाइट नहीं है। कहने का मतलब देखो स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे लंदन में बैठा हुआ है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके नीचे है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके नीचे है अदर गवर्नर्स लाइक गवर्नर ऑफ ये बॉम्बे हो गया, गवर्नर ऑफ मद्रास हो गया। और रिपोर्ट्स जो जाते हैं वो यहाँ से जनरेट होंगे और ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। तो ये सारा रिपोर्ट इसके पास जा रहा है, इससे सीओडी के पास जा रहा है, सीओडी दे रहा है पार्लियामेंट। तो इसमें बहुत मैनिपुलेशन कर देते हैं सीओडी। तो कहता है एक काम करते हैं, बीच में अपना कोई बंदा डालना पड़ेगा। ब्रिटिश क्राउन बैठा हुआ है, वो कहता है बीच में अपना बंदा डालना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि एक नया चीज इंट्रोड्यूस करता है। पहले शुरुआत करता है एक एक दो दो मेंबर डालने का, एक दो मेंबर डालने की कोशिश करता है। एक्चुअली होता क्या है कि अब सीओडी जो यहाँ बैठा हुआ था उसके पैरेलल में एक बीओसी आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स आ गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में गवर्नमेंट का कोई जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा वो इसमें कैबिनेट का मेंबर डाला गया बीओसी में। तो अभी सीओडी के पास रिपोर्ट जाती थी और बीओसी के पास रिपोर्ट, दोनों के पास रिपोर्ट जाएगा, और दोनों जीजी भी इन दोनों को रिपोर्ट भेजेगा, और फाइनली ये दोनों रिपोर्ट सेंड करेंगे पार्लियामेंट। तो जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, जो पॉलिसीज कैसे होंगी, क्या टैक्स लेना पड़ेगा, ये सारा चीज कौन डिसाइड करने लगा? वो डिसाइड करने लगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें गवर्नमेंट का आदमी है। और अब वो सीधा ओवरसाइट करने लगा फंक्शनिंग ऑफ जीजीबी, यानी कि गवर्नर जनरल कैसा काम कर रहा है वो बात सीधे यहाँ बैठा हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो MP है वो सीधा बता रहा है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट बता रहा है ब्रिटिश क्राउन को। तो अब सीधा राजा को पता चलना शुरू हो गया कि कैसे काम कर रहा है।
और साथ ही साथ पहली बार जो इंडिया है ना, उसे कहा गया ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। ये पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि ये जो अधिकारत्व है ना, जो हम हैं, हम ही हैं हेड। ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया बोला गया। ये ब्रिटिश का पोसेशन है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है जगह। ये जो टेरिटरी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है और ब्रिटिश क्राउन का है। ये उसमें डाला गया। अब उसके बाद कॉर्नवालिस आता है, और कॉर्नवालिस वही है जो हार गया है। कहाँ हार गया है? अमेरिका में। ये वही जनरल है जो अमेरिका में हार गया और उसने बहुत कुछ सीखा है कि मैं क्यों वहां पे हारा। तो वो जब आता है तो अपने लिए एक्ट पास करवाता है 1786 में, और उस एक्ट में कहता है कि जो काउंसिल है ना मेरा, काउंसिल के डिसीजन को मैं ओवरराइड कर सकता हूं अंडर सिचुएशंस डिसाइडेड बाय हिम। कहता है इमरजेंसी सिचुएशंस, लेकिन स्पेशल केसेस में मैं काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता हूं। ये पहला। और दूसरा कहता है कि मैं ही रहूंगा कमांडर इन चीफ, सीआईसी। कहता है कि मैं ही कमांडर इन चीफ रहूंगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा वो समझो, उसके बाद हम इससे बाद चार्टर एक्ट की शुरुआत करूंगा। हुआ क्या क्या है वो समझो। पहले, सबसे पहले क्या होता है, 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और ये कोशिश करता है एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन करने की, जहां पे गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कहा जाता है कि अब आप इसे रिपोर्ट, बंगाल को रिपोर्ट करेंगे, और बंगाल रिपोर्ट देगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। ये स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाए और प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया जाए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल बन जाता है आने वाले 7-8 सालों में, हर चीज में नाक घुसाना शुरू कर देता है। तो इसमें अमेंडमेंट किया जाता है 1781 में, इसी एक्ट में, और अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम कर दिया जाता है। फिर 1784 में, अब ये ध्यान रखो कि 1784 में क्या बदल गया है। 1773 में जब पहली बार एक्ट आता है तो अमेरिका इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, लेकिन 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया है। अब ब्रिटिश के हाथ से अमेरिका जा चुका है। तो अब एक्ट इसलिए लाया जा रहा, स्ट्रॉन्ग एक्ट, ताकि ये सबको समझ में आ जाए कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया भी हाथ से निकल जाए आने वाले टाइम में। तो 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो इसमें क्या कहता है कि यार क्लियर ओवरसाइट रखना पड़ेगा। तो पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, और कहता है सारा पॉलिटिकल डिसीजन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स लेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट से निकल के आते हैं। तो सीधा जो रिपोर्ट है, अब क्या हो गया, मैंने समझाया ना अभी, कि मान लो ये जीजीबी है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ओवरसाइट कर रहा है इंडिया में बैठ करके, सबसे हेड पोजीशन। ये रिपोर्ट कर रहा है बीओसी को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को भी, और साथ साथ रिपोर्ट कर रहा है सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी। और अभी बीओसी जो है वो सीधा रिपोर्ट कर रहा है पार्लियामेंट। और बीओसी में कौन मेंबर बैठा हुआ है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में मेंबर्स कौन है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही कुछ मेंबर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो पार्लियामेंट को बता रहे हैं कि वो ऐसे काम कर रहे हैं सारे रिपोर्ट्स के बारे में। तो पहले जो सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो जो गलत रिपोर्ट्स दे रहा था, डायरेक्टर्स जो बैठा हुआ था लंदन में, वो गलत गलत रिपोर्ट भेज देता था पार्लियामेंट को। अब वो चीज खत्म करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स आ गए। 1786 में कॉर्नवालिस को बनाया जाता है यहाँ पे गवर्नर जनरल, और कॉर्नवालिस कहता है कि मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा, नाम क्या है वो लिख लो, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कहता है मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा अगर मुझे तुम दो राइट्स दोगे। पहला राइट क्या, कि मैं काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता हूं, मेरे पास ओवरराइडिंग पावर अंडर स्पेशल कंडीशन। और दूसरा कहता है कि मैं कमांडर इन चीफ रहूंगा, मैं ही कमांडर इन चीफ रहूंगा। यहां तक हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि चार्टर एक्ट क्या था।